नमस्कार मित्रों, आज 11 जुलाई है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके चलते उसके क्या मायने हैं, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लोगों को ये बताना और उसके बारे में जागरूक करना। कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है सन 1989 से, सन 1989 से ये मनाया जा रहा है। और ये 11 जुलाई का दिन क्यों चुना गया? 11 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की आबादी 5 अरब हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की आबादी 5 अरब टच कर गई। क्रोएशिया में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि 5 अरबवां बच्चा था। तो एक डॉक्टर केसी जकारिया थे जो कि वर्ल्ड बैंक में डेमोग्राफर थे। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा किया जाए कि ये 5 अरब दिवस के रूप में मनाया जाए, तो 5th बिलियन डे के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाए। बाद में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये इसको कन्वर्ट करके इसको बोला कि नहीं, ये केवल 5 अरब नहीं, इसको जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से इसको मनाया जाने लगा। इसका मकसद ये है कि लोगों को ये जागरूक करना कि हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इससे क्या नुकसान होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सबको समझाना ताकि लोग अवेयर हो सकें। मकसद यही है। अब इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हम लोग जानेंगे। आज भारत की आबादी, पूरे विश्व की आबादी जो है 7 अरब और 80 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। 7 अरब 77 करोड़ के आसपास। तो ये विश्व की आबादी आज पहुंची हुई है। और एक समय था जब 1804 या 5 का समय, जबकि 1 अरब के हम हुए थे। 2 लाख साल से मनुष्य धरती पर रह रहा है और इन 2 लाख साल से 1800 साल तक जो है कि आपका आबादी जो था वो 1 अरब पहुंचा। और 1800 से लेकर के 2020 यानी 200 साल उधर हो गया और 20 साल, 220 साल में हम लोग 1 अरब से 7 7.5 अरब को भी क्रॉस कर गए। यानी कि 6.5 अरब आबादी जो है ये पिछले 220 साल में बढ़ा। तो इतना 1 अरब पहुंचने में हम लोगों को 1800, अगर जीरो से शुरू कीजिएगा तो जीरो मतलब हुआ ईसा का जन्मदिन, जब से हम लोग ये ईसा का ये जो हम लोग बनाते हैं AD। लेकिन जैसे कृषि कब से शुरू हुआ, तो कृषि जो है 10,000 साल पहले से शुरू हुआ और जीवन जो है 2 लाख साल पहले से धरती पर शुरू हुआ था। यानी 2 लाख साल से लेकर के 1800 साल तक हम लोग केवल 1 अरब बढ़े और उसके बाद केवल 220 साल में जो है कि हम लोग 6 अरब 70 करोड़ एक्स्ट्रा बन गए। तो ये बढ़ोतरी क्यों हुआ? और अभी तो खैर कम हो रहा है, अभी पॉपुलेशन जो है अस्थिरता पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या मायने हैं? क्या ये सही में विकास है कि या कुछ और है? इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं XHOD स्किन BD IGMS पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एसोसिएट प्रोफेसर चर्म रोग विभाग में हूँ, लेकिन मैं कवि भी हूँ। तो इसीलिए मैंने जनसंख्या दिवस पर कुछ कविताएं लिखी हैं। तो मैं इसके थ्रू अपने कवि मन के उद्गार को पहले प्रकट करना चाहता हूँ, उसके बाद तब मैं इसकी विवेचना करूँगा कि इसके क्या मायने हैं, क्या सही में विकास है या कुछ और है, हम किस कीमत पर बढ़े हैं, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रस्तुत है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, जनसंख्या को नमन करती मेरी कविता। जनसंख्या को अभिशाप कहा जाता, लेकिन कई मायनों में वरदान है। क्यों है वो हम अभी इस कविता, एक कवि मन का उद्गार क्या है वो पहले सुनिए। जनसंख्या के दिवस धरा को आज नमन कर जाएंगे, 7.25 अरब फूलों का ताज चमन भर जाएंगे। जनसंख्या के दिवस धरा को आज नमन कर जाएंगे, 7.25 अरब फूलों का ताज चमन भर जाएंगे।
जनसंख्या अभिशाप नहीं हो, मानवता भर लाएंगे, प्रेम दया से खत्म यहाँ हर दानवता कर जाएंगे। क्या हम सही में दानवता खत्म कर जाएंगे, ये हम जानेंगे। लेकिन एक कवि मन का तो ये उद्गार है कि जनसंख्या अभिशाप नहीं हो, मानवता भर लाएंगे, प्रेम दया से खत्म यहाँ हर दानवता कर जाएंगे। प्यारी धरती सुंदर सा ये आसमान कर जाएंगे, इस वसुधा को एक कुटुंब और एक जहान कर जाएंगे। 2.5% जमी पे 17% लोग ये रहते हैं। भारत की जो आबादी है वो 1 अरब 33 करोड़, और भारत के पास केवल 2.5% ज़मीन है, लेकिन इस 2.5% ज़मीन में 17% 17.5% आबादी रहती है। 2.5% जमी पे 17% लोग ये रहते हैं। लाख गरीबी भारत, शिक्षा विश्व योग की देते हैं। जनसंख्या में युवा बहुत हैं, युवा जोश भर देते हैं। पूरी दुनिया में छाकर ये हुनर होश भर देते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी, नोकिया सीईओ देते हैं। सुंदर, सत्या, नुई, राजीव जय भारत कह देते हैं। 3 अमेरिका से भी ज़्यादा हम मिलकर रह लेते हैं। पूरी दुनिया में अध्यात्म का पाठ पढ़ा हम देते हैं। हालांकि कोविड एरा में पूरी दुनिया तो एक ही हो गया। काश कि भारत की बात भी सुनी जाती तो आज ये लॉकडाउन का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग बिना लॉकडाउन के ठीक कर लेते। काश अगर हम अपनी संस्कृति पर विश्वास करते। लेकिन फिर भी 3 अमेरिका से भी ज़्यादा हम मिलकर रह लेते हैं। पूरी दुनिया में अध्यात्म का पाठ पढ़ा हम देते हैं। अति भौतिक से विकसित देश ये मन चंचल कर लेते हैं। अति भौतिक से विकसित देश ये मन चंचल कर लेते हैं। धर्म, शांति, अध्यात्म व योगा ये भारत से लेते हैं। 2020 तलक हम दुनिया में छा जाएंगे। 2030 तलक हम दुनिया में छा जाएंगे। जनसंख्या में पहला पद हम भारतीय पा जाएंगे। सस्ते श्रम से हम भारत में उन्नत माल बनाएंगे। दुनिया भर के बाज़ारों में हम फिर से छा जाएंगे। सस्ते श्रम से हम भारत में उन्नत माल बनाएंगे। दुनिया भर के बाज़ारों में हम फिर से छा जाएंगे। हर जन की अपनी बुद्धि, सबका विवेक जोड़ाएंगे। कभी न सोचा खोज वो ऐसी, आज यहाँ कर जाएंगे। दृश्य यहाँ हो सुंदर कोई, नैनों में भर लाएंगे। रंग बिरंगे सबके सपनों से धरती रंग जाएंगे। नहीं वो आसानी मेहनत से दुनिया को जीत जाएंगे। नहीं वो आसानी मेहनत से दुनिया को जीत जाएंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है ये जान जाएंगे। विविध सोच से विविध धर्म और विविध ये दर्शन पाएंगे। विविध सोच से विविध धर्म और विविध धर्म ये दर्शन पाएंगे। प्रेम दया का मूल भाव हम सब धर्मों में पाएंगे। नई बीमारी, नई समस्या, नई खोज करवाएगा। जनसंख्या की नई पौध, नया सा विवेक भर जाएगा। हम बढ़ जाएंगे, जलवायु संरक्षित कर जाएंगे। नदियाँ, पर्वत और ये वन को सुरक्षित कराएंगे। इस ब्रह्मांड के और भी ग्रह पे नया बसेरा पाएंगे। हम सब मिलकर नई खोज से नया नज़रिया लाएंगे। छोड़ के विलासी जीवन हम परोपकार कर जाएंगे। छोटी छोटी खुशियों से सबका दामन भर जाएंगे। कभी अकाल दुर्भिक्ष भी होगा, पर न आपा खोएंगे। हर विपदा से नई सबक हम नई सी राहें खोजेंगे। क्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की सीमाएं पढ़ आएंगे। सूरज की ऊर्जा से जीवन बीमाएं गढ़ जाएंगे। पवन की ऊर्जा संग बादल के आसमान उड़ जाएंगे। जन जन में भर जिजीविषा जीवन से भर भर जाएंगे। कहीं पे जीवन निर्जन, कहीं पे कोलाहल हम पाएंगे। जैव विविधता से जीवन को घन घन में गुंजाएंगे। खाद्य मांग की बढ़ेगी और ये प्रदूषण बढ़ जाएगा। उन्नत बीजें ज्ञान चेतना आकर्षण गढ़ लाएगा। नव तकनीकों से जलवायु का दूषण हर जाएंगे। भूख मिटाकर हम खुशियों का सम वितरण कर आएंगे। हर जन पूरा एक विचार है, एक दर्शन है उम्र तलक। हर क्षण बुद्धि निराकार है, एक चिंतन है उम्र तलक।
मानव संसाधन ही धन है, मानवता पूजाएंगे, मानव प्यार वो छोटे छोटे श्रम से जीवटता पूजाएंगे। मानव संसाधन ही धन है, मानवता पूजाएंगे, प्यार वो छोटे छोटे श्रम से जीवटता पूजाएंगे। जितने लोग हैं उतना वाद है, सबकी हम सुनाएंगे, छोड़ धर्म और वर्ग के झगड़े, एक मानव बन जाएंगे। बिन समाज के व्यर्थ है जीवन, एक गुलशन मुस्काएंगे, क्रांति सामाजिक बन जाओ, जनसंख्या हर्षाएंगे। तो खैर ये तो कवि के उद्गार हैं जो विश्व जनसंख्या दिवस पर निकला। लेकिन अब कुछ हकीकत समझिए कि हकीकत क्या है। पहली बात, हमें कहा जाता कि ये विज्ञान ने बहुत तरक्की किया, अब मनुष्य का जीवन प्रत्याशा बढ़ गया। भारत में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा था 37 साल। आज के डेट में भारत का जीवन प्रत्याशा 67 साल से ऊपर है और हम 70 को, हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसमें ये कहा गया है कि 70 को हम टच करेंगे 2025 तक। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसके हिसाब से हम लोग टच कर जाएंगे 70 साल। तो ये बढ़ा है। तो लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की किया, हम सब बीमारियों से जीत हासिल कर लिए और इसके चलते जो है जीवन प्रत्याशा को हम कम कर दिए, जीवन प्रत्याशा हम बढ़ा दिए। तो क्या हम सही में बढ़ा दिए हैं? ये समझने की आवश्यकता है। हमारी जो संख्या बढ़ी है, हमारा जो उम्र बढ़ा है, ये किस कीमत पर बढ़ा है ये जानना जरूरी है। हमने करीब करीब पृथ्वी पर 50% बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। 50% जो जीवन था उसको ख़त्म करके एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया और उसी के बलबूते हम बढ़े हैं। करीब करीब 70% मेराइन इकोसिस्टम को हमने चौपट कर दिया और वो चौपट करके तब हम बढ़े हैं। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है। तो ये इसकी कीमत क्या है? हमने जैव विविधता का हरण किया है और तब जा कर के हम बढ़े हैं। तो इस कीमत पर बढ़े हैं, ये याद रखना चाहिए कि कुछ जीव जो धरती पर रहा करते थे, अब हमारे चलते वो जीव अब बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए और हमने अपना बसेरा बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, अपने आवश्यकताएं और अपने विलासी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमने धरती का पुरजोर दोहन किया है। इस हद तक दोहन किया है कि अभी हालत ये है कि पूरे धरती पर करीब करीब 43 साल का ही तेल बचा हुआ है और 120 साल के लिए गैस बचा हुआ है और करीब करीब 400 साल के आसपास का कोयला बचा हुआ है। इसके बाद ये सब जो ऊर्जा का रूप है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी न हमारे पास पेट्रोल रहेगा, न हमारे पास गैस रहेगा और 400 साल जाते जाते कोयला भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद अब एक ही उपाय बचेगा, सौर ऊर्जा, और यही चीज़ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सौर ऊर्जा पर कन्वर्ट में से जो है लोग लाने का, यानी करीब करीब अब जो है टारगेट जो है कि 50% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी मानव जाति यूज कर रहा है वो सोलर एनर्जी और आपका पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और साथ ही साथ जो है कि और जो नॉन कन्वेंशनल से हम लोग को लाना होगा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम लोग जो वन को काट रहे हैं, करीब करीब 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर जो ज़मीन जो है, वन जो है वो हम लोग काट देते हैं 1 मिनट में। तो हर मिनट उतना हम लोग काटते जा रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोग बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ तो नया लगा देंगे लेकिन जो हम जंगल काट रहे हैं वो जंगल में खाली पेड़ ही पौधा नहीं था, उसमें बहुत सारे जीव रहा करते थे और बहुत सारे जीव तो अब कभी धरती पर आएंगे नहीं, वो बिल्कुल विलुप्त हो गए, वो जो है कि वो धरती से चले गए। तो उस कीमत पर हम बढ़े हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, और आज के डेट में एक और विडंबना है कि इस धरती पर अभी भी इतना अन्न उपजता है कि जितना पॉपुलेशन आज के डेट में है, यानी कि करीब करीब 7 अरब 70 करोड़, और ये 7 अरब 70 करोड़ आबादी का भी 1.5 गुना तक को मनुष्य जाति आज के डेट में खिला सकता, इतना अन्न उपजता है। लेकिन फिर भी करीब करीब 80 करोड़ लोग इस धरती पर जो है कि अभी भी कुपोषण के शिकार हैं, वो भूख के शिकार हैं, उनको भूख से उनको मर रहे हैं, बीमारी हो रहा है, तो उनको नहीं मिल रहा है जितना कैलोरी जरूरत चाहिए, शरीर को नहीं मिल पा रहा है। 80 से 85 करोड़ ये डाटा है। और लेकिन ये जो डाटा है इसके साथ एक और भी डाटा है कि करीब करीब 1 अरब 80 करोड़ लोग धरती पर
मोटापा के शिकार हैं, ओवरवेट के शिकार हैं। अब आप ये सोचिए कि कहीं पर कुपोषण है और कहीं पर अति पोषण है। 84 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 1 अरब 80 करोड़ लोग अति पोषण के शिकार हैं। ये विडंबना है, ये आयरनी कहा जाएगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप धरती को बांटिएगा, जो 7 अरब आबादी है उसको अगर बांटिएगा कि कैसे कैसे है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है अभी 1 1 1 और 4 इस रेशियो में अभी आबादी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर आप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को एक मानिएगा तो 1 अरब उधर रहते हैं, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में। फिर आपका 1 अरब रहते हैं यूरोप में, ले लीजिएगा तो वो यूरोप में 1 अरब के आसपास लोग रहते हैं। अफ्रीका में 1 अरब लोग रहते हैं और बाकी जो 4 अरब है वो एशिया का आबादी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो ये जो इधर जो एशिया कंट्री है इसमें 4 अरब लोग रहते हैं, यानी 1 अरब अमेरिका, 1 अरब यूरोप और 1 अरब अफ्रीका, और जो है कि करीब करीब जो है कि आपका ये 4 अरब के आसपास एशिया का आबादी है। और अभी क्या हो रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि मतलब जनसंख्या को मापने का बहुत अच्छा तरीका है, अभी ऐसे मोर्टलिटी रेट के हिसाब से अगर जानिएगा तो हर 19 बच्चे में 8 बच्चा मरता है। 19 बच्चा पैदा होता है तो 8 लोग मरते हैं। इस रफ्तार से धरती की आबादी बढ़ रही है। करीब करीब कहा जाता है कि 10 करोड़ आबादी आज के डेट में बढ़ता है। इस धरती पर 10 करोड़ मनुष्य बढ़ जाता है वो हर एक 14 साल में। अभी ये हो रहा है, नहीं तो पहले तो और जल्दी जल्दी बढ़ता था, इधर थोड़ा सा कमा है। 1960 के दशक के बाद जो है कि 1980 के दशक के बाद जो है धीरे धीरे ये कमा है। चूँकि चाइना में भी 89 में लागू हुआ वन चाइल्ड पॉलिसी, तो उसका वहाँ भी कमने लगा वो लोग। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो उसमें भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे देश हो गए हैं जहाँ पर कि नेगेटिव ग्रोथ होने लगा है। नेगेटिव ग्रोथ का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट, जो कहा जाता है कि अगर आपको जीवन को सस्टेन करना है तो एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि नेट फर्टिलिटी रेट जिसको कहा जाता है। उसका अर्थ होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में ड्यूरिंग हर होल रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो आज के डेट में टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 2.1, यानी उसको 2.1 बच्चा उसको पैदा करना चाहिए, यानी कि पूरे जीवन काल में। लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा था। अगर आप जाइएगा कि देखिएगा कि जो है कि जब सदी का शुरुआत हुआ था तो उस समय जो है कि जब आपका सदी का शुरुआत हुआ था तो उस समय आपकी जो आबादी थी वो करीब करीब जो है कि वो करोड़ में थी, और जो है कि उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ने लगे। 30 करोड़ के आसपास उधर उस समय आबादी थी, और 1 अरब हम लोग छुए आंकड़ा 1800 ईस्वी में। तो इसी ढंग से, और तो उस समय जो क्या होता था कि एक एक महिला पूरे जीवन काल में करीब करीब 5 से 6 बच्चे पैदा करती थी। उसमें से करीब करीब 4 बच्चा मर जाया करता था। तो मरना नियति था, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चा और पैदा करते थे। अभी भी ज़्यादा बच्चे गरीबी में ही पैदा हो रहे हैं। उसका कारण ये है, एक तो इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, तो लोग सेक्स में ज़्यादा जोड़ देते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता और वो बच्चे हो जाते हैं। अभी कोविड का समय चल रहा है तो अभी लोग घर में बैठे हुए हैं। बहुत लोग जो काम छूट गया, धंधा छूट गया, वो घर में आके, अभी भी जनसंख्या आपका जो है 1 करोड़ आबादी तो खाली कोविड के चलते एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जितना बढ़ता है उससे एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग घर में हैं, मनोरंजन का साधन नहीं है। तो इस प्रकार से लोग वो बच्चे को ये अनायासी हो जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं है, पुरुष के पास अधिकार है, और इसमें ही गड़बड़ी हो रहा है। तो नेट फर्टिलिटी रेट, जो पहले एक महिला पूरे जीवन काल में जो 5-6 बच्चा पैदा करती थी, आज के डेट में वो दर जो है कि करीब करीब 2.3-2.4 के आसपास वो वर्ल्ड का है, और टारगेट है कि 2.1 कर देना, क्योंकि उससे नीचे में गड़बड़ है, उतना तक पहुंच जाना चाहिए। आज के डेट में धरती पर करीब करीब जो लिटरेसी रेट है वो करीब करीब 70-80% पहुँच चुका है एवरेज। तो वो देखिएगा कि सब लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही आप सुन करके दंग रह जाइएगा कि करीब करीब जो है कि मात्र 1 अरब लोग हैं, जो 7 अरब 70 करोड़ लोग में करीब करीब 1 या 1.5 अरब लोग हैं जिनका इनकम जो है वो $100 प्रतिदिन से ज़्यादा है। $100 प्रतिदिन का अर्थ हुआ भारतीय करेंसी में करीब करीब 2,40,000 रुपया।
2,40,000 रुपया प्रति महीना इनकम वाले लोग इस धरती पर करीब करीब 1 अरब हैं। और बाकी जो लोग हैं 6 अरब 70 करोड़ लोग जो हैं, ये इनका जो इनकम है वो 2 लाख से कम है। और जब आप ये अध्ययन कीजिएगा कि जो है कि $10 प्रतिदिन कमाने वाले लोग कितने हैं, तो $10 कमाने वाले लोग भी करीब करीब 2 अरब के आसपास हैं। और यानी कि 50% पॉपुलेशन जो है वो आपका $10 से कम कमाने वाला लोग है प्रतिदिन। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, यानी $1 प्रतिदिन से भी कम कमाने वाले लोग भी इस धरती पर करीब करीब 1.5 से 2 अरब लोग हैं। तो ये है जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन। इस धरती पर जो भी हम लोग ऊर्जा का उपयोग करें, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ना, तो लोग बोलते हैं कि नहीं जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, क्योंकि इससे धरती पर लोड बढ़ रहा है। लेकिन जान के आश्चर्य होगा, इस धरती को सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग कर रहा है जो सबसे ज़्यादा धनी है। जो 1 अरब लोग, जो ये आदमी है जो कि 2.5 लाख महीना से ज़्यादा कमाता है भारतीय करेंसी में, तो ये जो लोग हैं 1 अरब लोग, यही लोग जो लोग हैं वो करीब करीब 90% ऊर्जा का शोषण कर रहा है। जितना भी धरती पर ऊर्जा निकल रहा, इसका करीब करीब 90% यूज ये केवल 1 अरब लोग कर रहा। यानी धरती को जो नुकसान पहुंचा रहा है, ये कार्बन उत्सर्जन जो कर रहा है, ये यही लोग कर रहा है। अगर आप जोड़िएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति कितना इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता है, तो वो होता है 3.4 यूनिट जो है कि प्रति व्यक्ति भारत में ऊर्जा का खपत है प्रतिदिन। तो ये उतना खपत है। लेकिन अगर अमेरिका का डाटा लीजिएगा तो ये करीब करीब सीधे 10 से 15 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उससे उतना ज़्यादा खर्च करता है, करीब करीब 30-40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रोज खर्च करता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मात्रा में वो ज़बरदस्ती ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। और इसी धरती पर जहाँ पर कि आज भी इतना अन्न उपजता है जो इससे भी 1.5 गुना मनुष्य को खिलाया जा सके, फिर भी करीब 84 करोड़ लोग भूखे हैं, भूख से मरते हैं। तो ये सच्चाई है। और ये भी जान लेना जरूरी है कि इस धरती पर जो 75% लोग हैं वो केवल 5% टोटल एरिया पृथ्वी का जितना है, इंक्लूडिंग समुद्र, उसका भी अगर मिला दीजिएगा तो टोटल 5% एरिया पर ही 75% आबादी रहता है। यानी 5% धरती पर 75% आबादी रहता है। तो ये भी तथ्य जानने लायक है। तो यही सब बात है जिसको कि पूरी तरह से लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। अब लोगों का कहना है कि जनसंख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नेगेटिव ग्रोथ में चले जा रहे हैं। उसमें हुआ क्या है कि अब क्या है कि पूरे विश्व में ये स्थिति आ गई है कि अब जो है कि यंग आबादी जो है वो नहीं बढ़ रहा। यानी कि जन्म दर जितना बढ़ रहे हैं उतना वो बच्चा जो है कि बच्चे के लेवल में अगर आप देखिएगा तो 14-15 साल के लेवल तक जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो उतना ही का उतना ही है। लेकिन ओल्ड एज का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होते जा रहा है और वो जा कर के अब ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहा है। तो वो जो पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि भारत अभी भी युवाओं का देश है। यहाँ पर लोगों का कोविड में कम लोग मरे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि भाई एक तो खैर वैसे भी समझिए तो ये मरने का कारण कोविड कहना भी ठीक नहीं है। ये तो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि कोविड बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था का साजिश है, जिसके द्वारा लोगों को ख़त्म करने का भी एक तरीका है, जनसंख्या को नियंत्रण करने का इनडायरेक्ट मेथड भी है कि डर पैदा कर दो। क्योंकि मरते हैं हार्ट अटैक से, बोलते हैं कोरोना, मरते हैं कैंसर से, बोलते हैं कोरोना, मरते हैं पुरानी बीमारी से लोग मरते हैं, लेकिन कोरोना का उसमें लेवल लगाया जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन अगर कोरोना का निमोनिया भी होता है तो उन्हीं लोगों में होगा जो ज़्यादा चीनी खाएंगे। यानी जो ये जो लोग हैं 1 अरब और 80 करोड़ लोग जो अति पोषण के शिकार हैं, और उसमें भी और जोड़ दीजिएगा तो कुछ और लोगों को जो बिल्कुल ओबेस हो चुके हैं, उस भी अगर जोड़ दीजिएगा तो करीब 50-60 करोड़ तो बिल्कुल कन्फर्म ओबेस हैं, जो ओबेसिटी का डिफिनीशन मापते हैं, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं। तो वो लोग भी देखिएगा तो भारत में ये हालत है कि हर 10 में से जो है कि आपका 6 आदमी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मरीज है। यानी कि अब जो है मेन जो है ना आपका वो जो मेन जो है नॉन इन्फेक्टिव जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो जो है आपका जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे हार्ट अटैक, जैसे लकवा, स्ट्रोक, जैसे आपका डायबिटीज, ये सब से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। एलर्जी की बीमारी, चूँकि हम लोग एक्स्ट्रा खा रहे हैं, और जिनके पास है वो जम के खा रहे हैं। शारीरिक श्रम बिल्कुल करना बंद कर दिया, हर चीज़ के लिए मशीन। तो
तो जब आप एक्टिविटी कम कीजिएगा और कार्बोहाइड्रेट तो फिर आपको कम लेना होगा। लेकिन हम लोग जो अपना हमारा डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट हम जम के खाते, प्रोटीन कम से कम खाते, चूँकि पेट और भूख का साइज तो इतना ही एक ही है। तो जो आदमी कम मेहनत करता है उसको कम से कम कार्ब्स खाना चाहिए, वो जम के कार्ब्स खाता है। लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा है कि ये कार्ब्स का बिक्री और धड़ल्ले से बढ़ाते चला जाता है और जो है एक मरीज को जो दवा दिया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि भैया तुम हमेशा बीमार रहो ताकि वो कमा करके देते रहो, और धन जो है अल्टीमेटली फिर छिटक के उसी 1 अरब लोगों के पास पहुंच जा रहा है। यानी कि ये जो 6 अरब 70 करोड़ लोग हैं, ये यही जो है सारा संसाधन को 1 अरब लोगों के पास पहुंचा रहा है। और उसमें भी अगर ऊपर से गिनिएगा तो गिना चुना लोग हैं जिसके पास प्रॉपर्टी है, टॉप 10 या टॉप 20 जो ये है, उनको वैक्सीन बेचना है, वो जम करके उसका जो है कि अभी जम के वैक्सीन बिकेगा। डर का कारोबार पैदा किया जा रहा है सरकारी सह पर जो है सब जगह जो है कि इस प्रकार का ये अभी चल रहा है। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। हमारे ये यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसमें देखिएगा कि बहुत सारा वीडियो ये कोरोना का सच्चाई उजागर करते हुए। लेकिन अब मैं नहीं बनाता क्योंकि मास्क से क्या नुकसान है, हाथ धोने से क्या नुकसान है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या नुकसान है, सब पर अलग अलग हमारा वीडियो है। और बीमारी का गरीबी से संबंध नहीं है, बीमारी का संबंध है गलत भोजन से। तो लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है धरती पर जिनको कि कोई भी भोजन नहीं मिल पा रहा। आज के भारत में क्या हालत है, हम लोगों ने तो जितने भी लोग हैं भारत में वो सबके लिए अनाज उत्पादन शुरू कर दिया, वो अनाज सफिशिएंट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कम है। अभी जो हम खाना खिला रहे हैं उसमें सबको खाना तो खिला दे रहे हैं, कैलोरी वाइज तो हम दे रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जम के खिला रहे हैं और प्रोटीन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से सब बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं और टहलना तो बिल्कुल छोड़ दिए, धूप में निकलना बंद कर दिए। अब तो और जो ज़माना आ रहा है उसमें लोग एक दूसरे से गले मिलना बंद कर देंगे, तो इसमें तो मनुष्य जाति को और नुकसान होने वाला है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है कि जनसंख्या जो है अगर आपको मेंटेन करके रखना होगा और कभी भी इतराना नहीं होगा कि हम बहुत विकास किए हैं, क्योंकि आप जो बढ़े हैं वो बायोडाइवर्सिटी की कीमत पर बढ़े हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक ऊर्जा ही दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। कहा जाता कि 84 लाख योनियाँ हैं, जो हिंदू धर्म में कहा गया कि 84 लाख योनियाँ हैं, और जब जांच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सही में बायोडाइवर्सिटी करीब 8.7 मिलियन ही प्रकार का जीवन है धरती पर। उतना का विज्ञान पता लगा लिया, जो कि हमारे यहाँ पहले कहा दिया गया 84 लाख योनियाँ। तो ये सब बातें ऑलरेडी लोगों को कह दिया गया है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जनसंख्या हर हाल में अभिशाप नहीं होता, भारत युवाओं का देश है। हाँ, लेकिन उसका समुचित उपयोग जरूरी है कि कैसे उसको डायरेक्शन दीजिएगा ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके, ये ज़रूरी है ये बताना। नहीं तो फिर वो ही जो है गलत आदत का शिकार हो जाएगा, वो नशा का आदत होने लगेगा, चीना झपटी अपराध बढ़ेगा, क्योंकि धन का असामान्य डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार से जो है कि और लोग तो बहुत बोलते थे कि नहीं धरती ख़त्म हो जाएगा। अभी तो जो टारगेट है वो कहा जा रहा है कि हम लोगों को जो है 11 अरब 2100 ईस्वी तक 2100 ईस्वी तक जो है हम लोगों को 11 अरब को छू लेंगे हम लोग। तो उसके हिसाब से ये धरती नहीं रह पाएगा, ऐसे बहुत लोग कहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। धरती फिर भी रहेगा, फिर भी लोग रहेंगे, उसी हिसाब से अडेप्ट करेंगे। अभी जो ट्रिलियन ट्री लगाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, 2020 तक ट्रिलियन ट्री लगाना है, तो वो लोग भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, चूँकि धरती पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। और ये कार्बन उत्सर्जन जनसंख्या बढ़ने से नहीं बढ़ रहा है, याद रखिए, ये कार्बन उत्सर्जन जनसंख्या बढ़ने से नहीं बढ़ रहा है। जो 1 अरब लोग, जो अमीर आदमी जो जम के वो जो ईंधन निकाल कर CO2 छोड़ रहा है, उससे बढ़ रहा है। वो गरीबों से प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए जब भी ये कार्बन फुटप्रिंट का ज़माना है, तो जो भी अमीर देश है वो जो एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट निकाल रहा है, तो उसके एवज में गरीब देश को वो खरीद रहा है वहाँ से फुटप्रिंट। मान लीजिए कि सपोज कीजिए अफगानिस्तान, वहाँ पर उद्योग धंधा उतना नहीं है, तो वो लोग उस देश को जितना CO2 छोड़ने का हक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो उस हक से भी वो कम छोड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ज़्यादा छोड़ रहा, तो वो क्या करेगा, वहाँ से खरीदेगा, मतलब राइट, ज़्यादा CO2 छोड़ने का राइट खरीदेगा, और उसके एवज में वो कुछ टेक्नोलॉजी देगा, सोलर टेक्नोलॉजी, ताकि वो उस देश में भी CO2 उत्सर्जन कम हो। तो इस प्रकार से अभी काम चल रहा है। तो
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोग पैदा हो जाएंगे तो खाना कहाँ मिलेगा। खाना बिल्कुल मिलेगा, खाना बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि खेती भी अभी बहुत कम जगह पर हो पा रहा है, तो खाना बिल्कुल मिलेगा। और बहुत सारा बंजर चीज़ को आप बना सकते हैं, खाना फिर भी मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उससे बहुत कम पानी चाहिए होता है प्रोटीन के उत्पादन में। जो भी दलहन का पौधा ज़मीन का पानी नहीं सोखता है, आपको ज़मीन को ठीक भी कर देता है। तो बस ज़रूरत इस बात का है कि हम लोग अपना विलासिता को रोक दें, और किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। आप जब जैसे ही आपका शिक्षा बढ़ेगा तो लोग अपने सोचते हैं कि नहीं हमको और भी और जो है घूमने का स्कोप बढ़ेगा, तो लोग इंटरटेनमेंट जब दूसरे माध्यम से पैदा करेंगे, पढ़ने जब शिक्षा बढ़ेगा, पढ़ने लिखने का शौक़ बढ़ेगा, तो अभी जैसे फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों के पास जाहिर सी बात है इंटरटेनमेंट के और भी माहौल रहेंगे, तो फिर वो जो सेक्स से विमुख होंगे और जो है कि बच्चों का उत्पादन कम होगा। और एक चीज़ और भी है, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख जाते हैं तो वो तो कम हो ही जाता है। जैसे बहुत सारे राज्यों में, इंडिया में खासकर आप देखिएगा कि केरला में है, तो वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर कि फर्टिलिटी रेट 3 या 3.5 के आसपास, खासकर बिहार। तो लेकिन है कि ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं को मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको करेगा। क्योंकि बहुत सारा देश ओल्ड हो गया, जैसे कि आपका जापान, वहाँ पर नए प्रकार का दिक्कत शुरू हो रहा है, क्योंकि बूढ़ा लोग तो समाज का बोझ हो जाएगा, वो तो समाज में उत्पादन नहीं करेगा। तो ऐसे केस में युवाओं के द्वारा ही एक होगा। तो इसलिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और कोई भी चीज़ को जब ज़बरदस्ती कीजिएगा तो उसका उल्टा परिणाम होगा, उसका उल्टा परिणाम होता है। इवन चाइना को भी 1 चाइल्ड पॉलिसी वापस लेना पड़ा, उसको समझ में आ गया कि इससे काम नहीं चलेगा, उससे जो है कि तो फिर बहुत सारे चीज़ों में लिबर्टी देना पड़ा, 2 बच्चा भी रखने का अधिकार देना पड़ा। जो 1989 से वो शुरू किया था। भारत में भी जो परिवार नियोजन शुरू हुआ 90 के दशक, ये जो है कि तो उसके बाद जो है कि ये जो शुरू हुआ है, तो उसके बाद से भी बहुत सारा अंतर आया है। हम लोग का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। बांग्लादेश एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बांग्लादेश ने बहुत सारा चीज़ भारत से भी अच्छा अचीव कर लिया। जो उसका न्यूट्रिशन लेवल है वो भारत से भी अच्छा है, तो उसमें जो जीवन प्रत्याशा है वो भारत से भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे जो डिजीज़ का सूचकांक होता है, 195 देशों में भारत का 155वां नंबर है, और बांग्लादेश इससे ऊपर है, श्रीलंका इससे ऊपर है, खुशी के इंडेक्स में भी बांग्लादेश ऊपर है। तो एक छोटा देश होकर के भारत से बहुत सारे मायनों में वो आगे भी गया है। तो ये भी समझना चाहिए कि हर चीज़, क्योंकि जब आप किसी को शिक्षित कर दीजिएगा तो उतना शिक्षित हो जाएगा कि जो है कि वो खुद ही बच्चा कम पैदा करेगा। वैसे अगर देखिएगा तो ये अगर धर्म के हिसाब से सोचिएगा तो आज भी सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो मुस्लिम्स में है, उसके बाद हिंदू में है, और जो सबसे कम है वो जैन में है। जैन में अभी नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, 2.1 से कम है। ऐसे भारत भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो करीब करीब 2.1 अचीव कर लेने वाला है। तो अभी 2 के आसपास है, 2.1 हो जाएगा। 2000 टारगेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। 2.1 का अर्थ हुआ कि एक महिला पूरे जीवन काल में ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे को, यानी करीब करीब 2 बच्चे को ही जन्म देगी। अभी जो नया आया है रिपोर्ट कहता है कि सेक्स रेशियो भी अब सुधरा है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे में महिलाएं ज़्यादा हो गई हैं और पुरुष कम हो गए हैं। तो अब इस प्रकार का भी स्थिति आया है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षा बढ़ेगा, हर लोग चाहता है कि हम अपना जीवन बिताएं, एंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें। तो वैसे केस में जो है बच्चे की संख्या कम हो जाएगी। पहले लोग ज़्यादा मर जाते थे, तो गरीब लोग सोचते थे कि चलो कोई तो बच जाएगा, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो अब इतना जो टीकाकरण हो रहा है, इतना जो ये हो रहा है, हम लोग हर बैक्टीरिया को मार दे रहे हैं, तो इसके वजह से जो है कि आपका उम्र बढ़ रहा है। तो जो है कि उम्र बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो है अब लोग समझने लगे कि नहीं हमारा बच्चा पैदा हुआ तो मरेगा नहीं। तो ये सोच करके वो फिर तुरंत फैमिली प्लानिंग कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप रोक लगाइएगा तो वो बढ़ेगा। रोकना नहीं है, वो अपने आप सोचना छोड़ देना है, लोग अपने विवेक पर छोड़ देना है। और आप थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते, तो वैसे भी 2 चाइल्ड पॉलिसी है भारत में, हम 2 हमारे 2। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि विश्व जनसंख्या दिवस पर सब लोगों को जानना चाहिए। और जनसंख्या हर हाल में अभिशाप नहीं होता, ये भी समझना चाहिए। जनसंख्या को बशर्ते कि यूज करना चाहिए। तीसरी बात, इस धरती पर इतना भगवान सबको बनाया है कि उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आवश्यकताएं
हर की पूरी होती हैं, लेकिन विलासिता सबकी पूरी नहीं हो सकती। ये ऐसे जितना विलासी जीवन 1 अरब लोग जो है इस धरती को बर्बाद कर रहा है, जो 2.5 लाख प्रति महीने से ज़्यादा कमा रहा है भारतीय करेंसी में, यानी $100 प्रतिदिन से ज़्यादा कमा रहा है। यही वो लोग हैं जो 1 अरब संख्या का है। पूरे 7 अरब 70 करोड़ लोगों में ये जो 1 अरब लोग हैं, यही पृथ्वी का सत्यानाश किया है। और यही 1 अरब लोग ये जो तांडव फैला रहा है, जो है कि मीडिया पर कब्जा करके ये करके झूठा मूठा रोग, जो कोविड को बिना मतलब सिंपल सर्दी बुखार को ये रोक करके अगर आप छोड़ देते तो ये इन्फेक्शन सब जगह पहुंच जाता, हर्ड इम्यूनिटी तुरंत तैयार हो जाता। लेकिन अब आप जब रोक दिए हैं तो जो है कि अब देखिएगा और ज़्यादा समय लगेगा। तीसरी बात जो है कि पहले लोगों के पास एक बहाना था कि अरे अचानक निमोनिया आएगा, कैसे मैनेज करेंगे। अब तो वेंटिलेटर इतना बनने लगा, तो अब क्यों डर रहे हैं। और अब जो ये बार बार लॉकडाउन करने का मतलब यही है कि हम लोग को गरीबों को ख़त्म कर देना है। ऐसे तो मार सकते नहीं, लेकिन जो है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मार दीजिएगा, क्योंकि वो भूख से मर जाएंगे, उनका रोज़गार छिन जाएगा, जो रोज़ कमाने खाने वाले थे तो भूख से मरेंगे। लेकिन शायद प्रकृति भी ऐसा भी सोच सकते कि जो होता अच्छे के लिए होता है। तो अगर इस ढंग से सोचेगा जो भारतीय दर्शन में कहा गया है कि चलो भाई, हो सकता है ईश्वर सही में संख्या कम करने के लिए ये लाया हो, ये भी हो सकता है सब लोग का मत ही मार गया और जो है कि इस प्रकार से जो है कि लोगों का संख्या कम करने। लेकिन एक तरफ से ओल्ड एज के लोग मरे और कोविड के चलते करीब करीब निश्चित रूप से 5-10 करोड़ लोग एक्स्ट्रा पैदा हो जाएंगे केवल कोविड के चलते। क्यों? क्योंकि जो है कि आपका लोगों को, और सब लोग घर बैठे हुए हैं। तो ऐसा बहुत सारा अभी पेपर में पढ़ने को आ रहा था कि बहुत लोग जो दुबई में काम करते थे वो बिहार आ गए हैं और आकर के यहाँ पर जो एक मुस्लिम महिला का इंटरव्यू था वो बता रही थी, मुस्लिम क्या हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी जो है कि ऐसा हिंदू में भी है कि वो ऐसा इंटरव्यू है जिसमें वो बोली है कि ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बच्चा था, लेकिन हस्बैंड चूँकि घर पर थे इसलिए जो है कि फिर से हम गर्भावस्था हो गए हैं। और चूँकि अभी इलाज नहीं मिल रहा है, कोविड के टाइम में अस्पताल में ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग मरीज़ तो नहीं पहुंच रहे हैं, वो तो लोकल ट्रेन नहीं चल रहा है, तो लोग उसको छोड़ दे रहे हैं कि चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, फिर उसको चलते में ले रहे हैं और इसके वजह से अच्छा खासा बच्चा कोविड में भी पैदा हो जाएगा। इसका मतलब प्रकृति चाह रहा है युवाओं को बढ़ाना और बूढ़ों को मारना। ये प्रकृति का अपना अपना मैसेज होता है जो समय समय पर ये भी एक तरीका है। तो इस ढंग से भी सोचिएगा तो इस फिलॉसफी में भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये कोविड चाल भी हो सकता है, लेकिन अगर चाल भी है तो भी अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि गरीबों को मार देना। जो जीर्ण शीर्ण पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर से नया पॉपुलेशन फिर से पनपेगा, ताकि नया विचार पनपेगा, क्योंकि आदमी ही विचार लाएगा। ये पर्वत पठार से विचार नहीं होगा, आदमी ही विचार लाएगा। और हो सकता है कि मनुष्य जाति इतना आगे चला जाए इसी दिमाग के बल पर कि वो मंगल ग्रह पर भी जीवन खोज ले और चांद पर डेरा बसा ले, और अंतरिक्ष पर तो खैर अंतरिक्ष स्टेशन बन ही गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनसंख्या का अच्छा पहलू है। तो हम लोगों को कुछ भी बोलना है, समझना है तो जागरूक हो करके सोचने समझना है। इसीलिए ये हमारा मकसद ये था कि विश्व जनसंख्या दिवस पर ये जागरूकता फैलाया जाए। तो इसीलिए मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, और अंत में जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ मेरा मैसेज, अगर आप चाहते हैं बीमारी ना हो तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। कम से कम 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए। सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज खाइए, और अंडा 2 रोज खाइए। और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, ये सब नहीं खाइए। नहीं तो न केवल ये दुनिया का सारा बीमारी उसी कारण से होता है। दुनिया में कोई भी बीमारी हम क्या खोजे, करीब 90,000 मरीज देखने के बाद यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन का भोजन करना, नहीं टहलना, कम से कम 15-20 मिनट भी चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं लगाना जिससे विटामिन डी पैदा हो, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है बीमारी होने का। तो यही हमारा मैसेज है।
और सबसे फेवरेट बीमारी हमारा SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। तो कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो आप हमको फ़ोन कर सकते। और अगर आप भोजन बदल दीजिएगा दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा, और अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। किसी भी बीमारी से लड़ना नहीं है बल्कि खुद को सुधारना है। लड़ने का मतलब हुआ कि हम जो भोजन कर रहे थे, हम कम से कम टहलते थे, हम जम के चीनी खाते थे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे और कम से कम प्रोटीन खाते थे, नहीं टहलते थे। तो हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम नया नया दवा खोजेंगे, नया नया वैक्सीन खोजेंगे। ऐसे करके आप किसी बीमारी से नहीं लड़ के नहीं जीत सकते, लड़ के नहीं जीत सकते। खुद को सुधारिए, दूसरे को नहीं। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने बीमारी का कारण दूसरों में नजर आता है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके उस बीमारी का निवारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बाहरी लोगों को, दूसरे लोगों को 100% नियंत्रण आप नहीं कर सकते। आप केवल अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं और किसी को नहीं। तो खुद को सुधारिए, दुनिया को नहीं। तो ये मैसेज है कि जो है कि इसी हिसाब से हम लोग को जनसंख्या रखना है कि हम अपना काम भी कर पाएँ और नया जनरेशन को भी आगे बढ़ा के जाएं। बहुत कम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। एक जीवन एक संतुलन का नाम है, उसी से चलना है। हम दो हमारे दो, इसी चीज़ को अपनाना है। और कभी कभी जो है कि ज़्यादा हो भी जाए तो उसको सपोर्ट करना है। अगर हमारा बच्चा नहीं भी हो, दूसरे का भी हो, तो उसको सपोर्ट करना है। ये मानसिकता रहे। नहीं तो आप खुद समझिए कि 84 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 1 अरब 70 करोड़ लोग अति पोषण के शिकार हैं। अगर सोचिए कि वो अति पोषण करने वाला आदमी अगर भोजन उसको दे दे, करीब करीब 30 से 40% जो भोजन है वो बर्बाद जाता है। उसको हम लोग फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा फेंक देते हैं। सोचिए कितना बर्बादी है फूड का। तो अगर ये हम लोग सबको दे सकें, छोटी छोटी खुशियाँ सबको बांट सकें, तो निश्चित रूप से पूरा धरती खुशहाल होगा। और जो भविष्य का प्रोजेक्शन है वो ये कहता है कि जो अफ्रीका जो है, अभी जो आपको बताए कि 1:1 और 4 का रेशियो है। 1 जो हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 1 अरब, और अफ्रीका 1 अरब, यूरोप 1 अरब और एशिया 4 अरब। आगे चल के क्या होने वाला है? वो होने वाला है 1 और 2 और 4, ऐसे करके होगा। अफ्रीका बढ़ जाएगा, अफ्रीका का दिन आएगा और अफ्रीका बढ़ेगा। अभी भी अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो इसीलिए अब वो बढ़ेगा। एक ढंग से देखिएगा तो धरती पूरी तरह से एक समतुल होकर के सब जगह पॉपुलेशन फैलेगा। तो जनसंख्या हमेशा अभिशाप नहीं होता, जनसंख्या वरदान भी है। क्योंकि जो सोचने शक्ति का शक्ति, जो सबसे जो उन्नत जीव है प्रकृति का, वो है मनुष्य। तो मनुष्य अगर बढ़ रहा है और जीवों की के तो ये में को ख़त्म करके, तो अब मनुष्य जाति उसको संरक्षित भी कर रहा है, ये भी बात है। तो इसलिए जैसे जैसे लोगों को जागरूकता फैल रहा है, तो लोग अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करने का सोच रहे हैं। तो इसीलिए दोनों पहलू होता। जब कुछ गड़बड़ी होता, मार्क्स ने कहा था कि कोई भी अगर यह कोई क्रांति होता है, तो कोई एक विचार आता है, तो उसका कोई थेसिस आता है, तो एंटीथेसिस तैयार होता है और बाद में जाके सिंथेसिस हो जाता है। यानी कि कोई वाद आता है तो प्रतिवाद भी उसका आता है, बाद में वो संवाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो इसी ढंग से ये जो चीज़ है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, फिर लोग संभलेंगे और फिर जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। ऐसे करके जीवन चलता रहेगा। कुछ दिनों में हम लोग पृथ्वी को भी छोड़ के दूसरे ग्रहों पर भी जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो और लोगों तक प्रेषित कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी जागरूकता हो सके। और किसी भी प्रकार का क्रोनिक डिजीज हो आप हमको कॉल कर सकते, हमारा फ़ोन नंबर इसमें रहेगा। और जो है कि भोजन बदल के ठीक करना चाहें कोई भी बीमारी, तो आप हमको कॉल कर सकते। और जो है कि और भी अगर कुछ चाहते हैं कि जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिखिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। एक मित्र का हमारा आया था कि एक्जिमा पर वीडियो बनाएं, तो हम चमड़े की और भी बीमारियों पर धीरे धीरे करके वीडियो बनाएंगे। तो उनकी बात को भी हमारे जहन में बात है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि और लोगों तक भी जागरूकता फैलाई जा सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर आपसे विदा लेता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा।